बैड ब्लड 2024 में भाई काफी चीजें खत्म हुई हैं और काफी चीजें अब यहाँ से स्टार्ट भी हुई हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में, पूरे बैड ब्लड के बारे में भाई डिटेल में बात कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले शो की स्टार्ट होता है जहाँ पर सुपरस्टार्स को आते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद वो टीजर हमें दिखाया जाता है जिसमें कोडी रोड्स और ट्रिपल एच जो आपस में बात कर रहे होते हैं। ट्रिपल एच कोडी रोड्स को कहते हैं कि मेट्रो को साथ लेकर आना है, तो कोडी रोड्स पूछते हैं कौन सा मेट्रो, तो ट्रिपल एच कहते हैं कि अबे तू कितने मेट्रोस को जानता है। तो कोडी समझ जाते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा और ये सब किसी को बताना मत। तो भाई कोडी यहाँ पे चिल्लाने लगता है, बोलता है भाई चिल्ला क्यों रहा है, किसी को नहीं बताना, सीक्रेट है। जिसके बाद कोडी से एक गाड़ी में एक बंदे के साथ बैठकर यहाँ पर आ जाते हैं अटलांटा जॉर्जिया में। ट्रिपल एच भी शो के ऊपर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद कोडी यहाँ पर मेट्रो वुमेन के साथ आते हैं, तो ट्रिपल एच जो है मेट्रो वुमेन को यहाँ पर बुला रहे थे। जिसके बाद शो की स्टार्टिंग होती है। शो के जो होस्ट है भाई हमारी ब्लैक टीम, वो जो है शो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर सभी का स्वागत करवाते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि अब शो का पहला जो मैच होने वाला है वो होने वाला है एक हेल इन अ सेल मैच। तो यहाँ पर हेल इन अ सेल का पिंजरा नीचे आता है और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का भाई एक बैंगर ब्रूटल मैच होता है। भाई ये इतना ब्रूटल मैच था भाई, और ये इतना बढ़िया मैच है ना कि भाई अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसकी तौहीन मानता हूँ कि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा भाई तो मैं इसको एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर इसके अच्छी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरीके का मैच भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमें इस टाइम पर देखने को नहीं मिलता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई लिमिट में रहकर जितनी चीजें वो कर सकते थे, जितना ब्रूटल वो जा सकते थे भाई वो लोग गए हैं। इसमें भाई उस टूल बॉक्स का जो जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया भाई, पहले पंक के ऊपर उसमें से भाई प्लासेस वगैरह निकाल के पेचकसेस, उन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया भाई। एक दूसरे के सर के ऊपर फोड़ा इन्होंने। और भाई इसके जो एंडिंग मोमेंट्स थे भाई वो तो कमाल के थे भाई। दोनों ही बंदों को यहाँ पर ब्लड्स आ चुके थे पूरी तरीके से। सीएम पंक के ब्लड जो है रियलिस्टिक लग रहे थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के बाद में पता चला कि भाई ड्रू मैकिंटायर को जो ब्लड आए थे भाई वो एक्चुअल में रियल थे भाई। वो मुझे फेक लग रहे थे भाई सच में मैच के दौरान, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही थे भाई। तो बाद में पता चला कि भाई उसको 16 टाके आए हैं। तो भाई एंड में ड्रू मैकिंटायर वो ब्रेसलेट के भाई टुकड़ों को लेकर आते हैं निकाल कर भाई एक डब्बे से, और सीएम पंक के ऊपर बरसा देते हैं भाई। उसके बाद क्लेमर के लिए जाते हैं, लेकिन सीएम पंक यहाँ पर पलटवार करते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, खुद ही एक स्टील स्टेप्स के ऊपर खुद ही गिर जाता है भाई। और वो बहुत ही ज्यादा ड्रू मैकिंटायर को बहुत ज्यादा दर्द हुआ वहां पर। जिसके बाद सीएम पंक भाई उन्हीं सारे ब्रेसलेट के टुकड़ों को उठाकर भाई ड्रू मैकिंटायर के मुंह के अंदर डाल देता है भाई। उसके बाद जीटीएस हिट करके इस मैच को जीत जाता है सीएम पंक। और उसके बाद इन दोनों की हालत भाई बहुत ज्यादा खराब थी। सीएम पंक को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ी वहीं पर भाई। वो जीत की खुशी तो मना रहे थे, लेकिन भाई काफी ज्यादा डैमेज हो चुके थे वहां पर। और ड्रू मैकिंटायर भाई उसके तो अलग ही पंगे, उसको भाई 16 टाके आए। तो भाई ये काफी बैंगर ब्रूटल मैच था भाई शो के ऊपर। शायद अब ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई 3 मैचेस जो है इस तरीके की राइवलरी के लिए काफी होते हैं। और भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पर जो है कुछ बहुत बड़ी स्टिपुलेशंस और कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जो वहाँ पर करनी पड़ती है। और ये मैच भाई इनकी जो राइवलरी है वो इसी मैच को डिजर्व करता था। इस तरीके का मैच जो है इन्हें देना ही पड़ता। इनकी राइवलरी, इनकी जो स्टोरी है भाई वो इसी मैच के लिए बनी थी। और अब मैं यहाँ पर भाई चाहूंगा कि ये राइवलरी खत्म हो जाए, क्योंकि चीजों को ज्यादा आगे स्ट्रेच करना फिर वो बाद में बोरिंग लगने लगती है। तो यहाँ पर परफेक्ट एंडिंग हुई है इस स्टोरी की, तो इसको भाई यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। अंद्रादे और कार्मेल की तरह भाई फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं बनाना चाहिए इसका। और सच बताऊं तो भाई जो बैड ब्लड है ना भाई वो यहीं पर शुरू हुआ और यहीं पर खत्म हो गया इसी मैच के साथ। क्योंकि इसके बाद जो शो पर हुआ वो बैड ब्लड नहीं था भाई, वो था रेसलमेनिया 2.0 भाई। वो रेसलमेनिया लेवल चीज हुई थी इसके बाद। जैसे कि रेसलमेनिया में भाई हमेशा एक ऐसा मैच होता है जिसे हम भूलना चाहते हैं कि शो के ऊपर ये रखा ही क्यों था। तो भाई इसके बाद शो के ऊपर एक ऐसा ही मैच होता है, नाया जैक्स वर्सेस बेली। कहोगे कि भाई तुम ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन भाई सच बताऊंगा ये मैच पहले भी हो चुका है समर स्लैम में। अगर यहाँ पर भाई कैश इन होता तो मैं मानता कि भाई ये मैच इस चीज के लायक था यहाँ पर रहने के, लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ। वही हुआ भाई जो वहां पर हुआ था। नाया जैक्स जो है इस मैच में जीत गई, वही हुआ यहाँ पर जो स्मैकडाउन पर हमेशा होता ही रहता है भाई। यहाँ पर फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, जिस वजह से भाई ट्रिफनी स्टैटन के ऊपर शक हुआ नाया जैक्स को। और उसके बाद भाई ट्रिफनी स्टैटन की मदद की वजह से ही यहाँ पर नाया जैक्स ने अपनी टाइटल को रिटेन कर लिया लास्ट में, क्योंकि उन्होंने बैंक फेंक के मार दिया था। और मैच के दौरान भाई रेफरी घायल हो गया था, रेफरी को डैमेज हो गया। ऑफ कोर्स नॉट भाई, नाया जैक्स है ब्लड लाइन मेंबर है। ब्लड लाइन के मैचेस में ऐसी चीजें होती है भाई, रेफरी तो पड़ेगा ही भाई। लेकिन भाई पहली बार मैंने शायद लेडी रेफरी को इस तरीके से गिरते हुए देखा हुआ। लेकिन जो भी था ये मैच भाई मुझे ज्यादा कुछ खास तो नहीं लगा। अगर ट्रिफनी स्टैटन यहाँ पर कैश इन कर देती तो फिर ये अमेजिंग मैच हो सकता था, अमेजिंग मोमेंट यहाँ पर मिल सकता था। लेकिन भाई मैं नहीं मानता कि भाई ये मैच बैड ब्लड के लायक था। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। इसके बाद शो के ऊपर डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर का एक मैच होता है भाई, और ये मैच भाई काफी मजेदार था, बहुत ही बेहतरीन मैच ये था भाई। लेकिन इसमें भी वही चीजें हुई जो हम आमतौर पर मंडे नाइट रो पर देखते रहते हैं। जजमेंट डे आती है, डेमियन प्रीस्ट उन्हें बजा देता है, तो इस मैच में भी वही हुआ। डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर काफी अच्छे तरीके से और काफी बेहतरीन तरीके से भाई एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। डेमियन प्रीस्ट स्टार्टिंग में काफी धोते हैं फिन बैलर को, लेकिन फिन बैलर वार भी करते हैं। और एंड में जब भाई यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट जीत रहे होते हैं तो भाई बाकी के
के जितने भी जजमेंटी मेंबर्स है वो आकर इंटरफेयर करते हैं, जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट उन्हें आराम से संभाल लेता है भाई। डेमियन प्रीस्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके चलते भाई फिन बैलर को एक ओपनिंग मिलती है और वो ओपनिंग भाई काफी मजेदार थी, क्योंकि फिन बैलर वहां पर कूने क्रॉस हिट करता है, पहले शूटिंग शॉटगन ड्रॉप किक लगाता है, उसके बाद एक कूने करा लगाता है लेग के ऊपर, एक कूने करा लगाता है उसके हैंड के ऊपर, और जब तीसरी लगाने चढ़ता है तो डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर उसे हवा में ही पकड़कर एक साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं और मैच हो जाता है 1-2-3 खत्म। डेमियन प्रीस्ट इस मैच को आराम से जीत जाते हैं। तो भाई मैं चाहता था कि यहाँ पर फिन बैलर जीते, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो चाहेगी वही करेगी। लेकिन भाई फिन बैलर को इस तरीके से हर वक्त हारते हुए देखना भाई वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो भाई मैं चाहूंगा कि अब आगे कुछ फिन बैलर के साथ अच्छा हो भाई। डेमियन प्रीस्ट एक काफी बेहतरीन फ्यूचर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं और मैं डेमियन प्रीस्ट को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन यहाँ पर ये मोमेंट शायद फिन बैलर डिजर्व करता था लेकिन उसे नहीं मिला। तो भाई मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इस चीज के बारे में। वेल भाई शो के ऊपर मैच तो हो रहे थे, लेकिन कुछ बैक स्टेज सेगमेंट भी चल रहे थे। एक वीआईपी लॉज में भाई वहां पर सब पार्टी कर रहे हैं और वहां पर और कोई बंदा नहीं है, वहां पर हीट करके भाई जे ऊसो भी है जो वहां पर पार्टी कर रहे हैं। इसके बारे में मैं एंड में कुछ बताऊंगा तुम्हें। लेकिन यहाँ पर पार्टी में भाई चेल्सी ग्रीन आ जाती है, जिसमें वहां पर सबको बदबू आने लगते हैं क्योंकि उन्होंने डम्पस्टर मैच किया था स्मैकडाउन के ऊपर। तो वहां से भाई चेल्सी ग्रीन को भगा दिया जाता है, लेकिन उनकी डू ड्रॉप दोस्त भाई वो धोखा देकर वहीं पर रह जाती है और सबके साथ हीट करने लगती है। इसके बाद शो के ऊपर एक शार्क केज मैच होता है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। डोमिनिक मिस्टीरियो इसमें शार्क केज में बंद होने वाला है, जिसमें भाई डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी एंट्रेंस तो बड़ी मस्त करता है। लुचा लो राइडर को लेके आता है भाई, उस कार में आता है भाई उसके साथ नाचते हुए। उसके बाद रिया रिप्ली भी एंट्रेंस करती है और रिया रिप्ली एंट्रेंस करते दौरान एक टॉयलेट पेपर को उस शार्क केज के अंदर रख देती है, क्योंकि डोमिनिक काफी रोने वाला है आज इसीलिए। वेल भाई वैसे ये जो रेफरी है भाई डैन एंगलर, भाई इनके नेम प्लेट आने लगते हैं, तो भाई ये काफी अच्छी चीज हुई है जो नेम प्लेट अब दिखा रहे हैं भाई रेफरी के बारे में भी, तो वो काफी अच्छा है। लेकिन भाई ये बंदा सोच क्या रहा था यहाँ पर, मुझे ये बता लगता है भाई इसकी मैच में जो होने वाला है शायद उससे ये डिसअपॉइंट है ये भी। उसके बाद भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को किसी तरीके से शार्क केज में बंद किया जाता है। वो बंद नहीं होना चाहता लेकिन उसे बंद कर दिया जाता है जबरदस्ती। और रिया रिप्ली यहाँ पर एक और चीज बताती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को सिर्फ 4 दीवारी से नहीं बल्कि उसे हाइट से भी डर लगता है भाई। तो इस तरीके से भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को शार्क केज में बैठाकर उसमें बंद करके, उसे बंद तो नहीं किया जाता भाई, उसमें तो ऊपर ताला नहीं लगाया गया, तो उसके बाद उसे हवा में लटका दिया जाता है और वो ऊपर से भाई लिव मॉर्गन को पूरे मैच में पिटता हुआ देखता है, क्योंकि भाई लिव मॉर्गन पूरे मैच में कुछ नहीं करती, सिर्फ पिटती है भाई, क्योंकि रिया रिप्ली के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकती। तो भाई पूरे मैच में वो बस पिटती ही रहती है। लेकिन उसके बाद भाई एक मोमेंट जब एंड में यहाँ पर आता है वो एक अलग लेवल का मोमेंट था। डोमिनिक मिस्टीरियो भाई उसी केज से उल्टा लटक जाता है, क्योंकि वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके पैर पर भाई जंजीर बांधी हुई थी ताकि वो अगर बाहर निकलने का ट्राई करे भी तो वो निकल ना पाए। तो भाई ये काफी बढ़िया चीज लगी मुझे शार्क केज के दौरान, ये पहले क्यों नहीं की थी भाई किसी ने। वो यहाँ पर उल्टा लटक जाता है, जिसके बाद रिया रिप्ली रेफरी से कहते हैं कि तू बस 1 मिनट जो है बाहर जाती हूँ, तू काउंट मत करना, बस 1 मिनट दे मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। वो तो किंडो स्टिक निकालती हैं और उसके बाद जाकर भाई वो डोमिनिक मिस्टीरियो को जो बजाती हैं भाई, आहा मजे आ जाते हैं भाई देखकर। लेकिन यहाँ पर होता है भाई एक भसड़बाजी, क्योंकि यहाँ पर एक बंदी का रिटर्न होता है जिसका नाम है रखेल रॉड्रिगेज। वो आती है भाई इस मैच में, अपना रिटर्न करती है और मैच यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इसका देखो भाई, क्योंकि भाई पहले ही पहलवानों के पास घुटने में दिमाग होता है भाई पहलवानों को, और रखेल रॉड्रिगेज जो है साबित कर देती है, रिंग के अंदर जाती है, लिव मॉर्गन को रिया रिप्ली के ऊपर डाल देती है, अपना फिनिशर हिट करने रिया रिप्ली के ऊपर डाल देती है ताकि पिन फॉल हो सके। लेकिन भाई मैच तो पहले ही खत्म हो चुका है, पूरी दुनिया ने सुना, पूरे अरीना ने सुना, मैंने भी सुना भाई, घंटी बज गई थी जब इसने अटैक किया था, लेकिन इसे कोई सुना ही नहीं भाई, इसने कुछ सुना ही नहीं और ये पिन करवा रही है यहाँ पर, तो समझ रहे हो। तो भाई उसके बाद उसे होश आता है कि मैच तो खत्म हो चुका है। तो भाई वो यहाँ पर लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर वापस चली जाती है बैक स्टेज में। और भाई लिव मॉर्गन ने जाने के बाद पता है क्या स्टेटमेंट दी कि रखेल रॉड्रिगेज ने मेरी मदद की तो उसके लिए शुक्रिया, और वो मेरी दोस्त है, वापस आ चुकी है तो अच्छी बात है। लेकिन भाई यहाँ पर लिव मॉर्गन अपने ड्रीम मैच के बारे में बताया। वो सोचते हैं कि जब समर स्लैम न्यू जर्सी में होने वाला है तो वहाँ पर डैडी डोमिनिक मिस्टीरियो और मैं कंप्लीट करे एक मिक्स टैग टीम मैच में अगेंस्ट सीएम पंक एंड एजे ली। तो भाई ये कोई ड्रीम मैच नहीं है, ये स्पॉइलर है अगली समर स्लैम न्यू जर्सी के लिए। वेल भाई ये जो शार्क केज मैच हुआ था, लिव मॉर्गन रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो केज में बंद था और यहाँ पर रखेल रॉड्रिगेज का रिटर्न, तो भाई ठीक ही हुआ जो भी था, क्योंकि लिव मॉर्गन को किसी तरीके से जीतना ही था और यहाँ पर रखेल का रिटर्न करना वो एक शॉकिंग चीज है भाई, वो एक शॉकिंग फैक्टर है जो किसी ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा यहाँ पर। तो ये काफी अलग चीज हुई, तो इंटरेस्टिंग है भाई, आगे देखते हैं कि किस तरफ स्टोरी जाती है। इसके बाद शो के ऊपर भाई बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि ट्रिपल एच यहाँ पर एक मेजर अनाउंसमेंट करने के लिए एंट्रेंस करते हैं और भाई ट्रिपल एच की एंट्रेंस भाई बहुत मजे आते हैं भाई जब ट्रिपल एच एंट्रेंस करते हैं ऐसे अरीनाज में। तो ट्रिपल एच जब एंट्रेंस करते हैं और भाई
रिंग में सबको दिख जाता है कि क्या रखा हुआ है भाई। उसके ऊपर क्राउन जूल लिखा है और भाई काला कपड़े से ढका हुआ है, मतलब जरूर कोई टाइटल ही होगा। तो भाई सब समझ जाते हैं। तो ट्रिपल एच यहाँ पर आते हैं, अटेंडेंस गिनवाते हैं और बताते हैं कि आज तक का सबसे लार्जेस्ट गेट एक अरीना शो है हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 16,000 से ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल एच काफी बढ़िया चीज कहते हैं कि मैं क्राउन जूल के लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो क्राउन जूल को बदल देगा, डब्ल्यू के पूरे एरा को बदल देगा। एक नया एरा स्टार्ट होगा यहाँ से। वो यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि क्राउन जूल में अब से चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हुआ करेंगे, जो सर्वाइवर सीरीज में होते थे भाई। एक चैंपियन दूसरे चैंपियन से लड़ता था, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन से लड़ेंगे और वहां पर टाइटल ऑन द लाइन नहीं होंगे, और हर कोई जो चैंपियन है वो लड़ेगा एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है मेन बंदों का ही नाम लिया गया, तो पता नहीं टैग टीम वगैरह और इंटरकॉन्टिनेंटल यूएस वगैरह का पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन जरूर मैच होंगे क्राउन जूल में, और वहां पर भले ही टाइटल दांव पर नहीं होगा, लेकिन वहां पर जो भी जीतेगा उसे मिलेगा ये चमचमाता हुआ क्राउन जूल टाइटल। क्राउन जूल चैंपियनशिप को यहाँ पर रिवील किया जाता है। वेल भाई ये डिफेंड तो नहीं होगी शायद कहीं पर भी। तो भाई टाइटल तो काफी चमकदार है, काफी बढ़िया है, लेकिन भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का मत भूलना, वो जीत चुका है ऑलरेडी ऐसा एक टाइटल क्राउन जूल वाला। वेल इसके बाद यहाँ पर ये टाइटल रिवील होते ही आ जाते हैं गुंथर, हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और आता ही कहते हैं कि बैड ब्लड हो रहा है, इतना बढ़िया शो है और वहां पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। और देखो ट्रिपल एच भाई साहब, तुमने यहाँ पर किंग ऑफ द रिंग का भी अनाउंसमेंट किया था, लेकिन लास्ट में वो मेरे पास ही आया। तो तुम ये जो रिवील कर रहे हो यहाँ पर क्राउन जूल के लिए, ये भी आखिर में मेरे पास ही आना है। देखो मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, सैमी ज़ैन के साथ मेरा मैच होने वाला है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मैं आराम से जीत जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल एच भी जानता है कि क्या होने वाला है वहां पर। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात करते हैं, मैं तो फ्यूचर का एक बहुत बड़ा लेजेंड हूँ, हॉल ऑफ फेमर हूँ, लेकिन हमारे बीच यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेजेंड बैठा है, जिसके बाद सब लोग यहाँ पर गोल्डबर्ग के नारे लगाने लगते हैं। ऑफ कोर्स नॉट भाई, यहाँ पर गोल्डबर्ग हैं, वो मैच देखने आए हुए थे, सारे पूरे बैड ब्लड को देखने आए थे। मुझे लगा था देखने ही आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया भाई। गुंथर नाम लेते हैं, बिल गोल्डबर्ग हमारे बीच में है। और मैंने कहा था कि ऐसा गुंथर कहते हैं कि मैंने कहा था कि गोल्डबर्ग मेरा नंबर 1 फेवरेट बंदा है, तो मैंने झूठ कहा था। गोल्डबर्ग तुम सब सोचो, गोल्डबर्ग जैसा एक इंसान जिसे रेसलिंग करनी नहीं आती, वो मेरे जैसे प्रोफेशनल रेसलर का फेवरेट कैसे हो सकता है। देखो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर गुंथर जो है गोल्डबर्ग की बेइज्जती भी कर रहे हैं, और फिर भाई गोल्डबर्ग को कह रहे हैं कि मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, और बेइज्जती कर भी रहे हैं, मना भी कर रहा है भाई। और इसके बाद भाई तो हद ही पार हो जाती है। वो गोल्डबर्ग के बेटे को कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जो पिता है वो एक काफी बेहतरीन पिता होंगे, जितने बेहतरीन वो रेसलर नहीं है उससे बेहतर वो एक पिता जरूर होंगे, इसे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जिसके बाद भाई उसका बेटा कुछ कहता है गोल्डबर्ग को, और गोल्डबर्ग भाई उठ जाता है, और पूरा अरीना भाई जो जिस तरीके से वहां पर रिएक्शन देता है भाई, ऑरा फील होता है गोल्डबर्ग का कि गोल्डबर्ग किस लेवल की चीज है भाई। टोपी उतारता है और गोल्डबर्ग जिस फॉर्म में आ जाता है भाई, यहाँ पर 50 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं गोल्डबर्ग को रोकने के लिए कि कहीं ये बंदा अंदर जाकर हमारे चैंपियन की बैंड ना बजा दे। और गुंथर कह रहा है कि अंदर आओ, मेरे पास सिर्फ 3 ही मिनट है, और गोल्डबर्ग कहते हैं कि 3 मिनट काफी है। गोल्डबर्ग तैयार होते हैं लड़ने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से आने ही नहीं देते भाई गोल्डबर्ग को रिंग के अंदर। जिसके बाद रिंग के अंदर भाई सैमी ज़ेन आकर अटैक कर देता है गुंथर के ऊपर, और यहाँ पर इनकी ब्रॉल होता है। जिसके बाद यहाँ से चले जाते हैं, ये अपने मैच को हाइप कर रहे थे, लेकिन रिंग के अंदर गोल्डबर्ग कहते हैं कि अब तुम अगले हो मेरे लड़के, ऐसा गुंथर को वो कहते हैं कि अब तुम अगले हो, यू आर नेक्स्ट माय बॉय। तो भाई हो चुका है भाई, चीजें सेटल डाउन हो चुकी हैं। ट्रिपल एच ने भी बाद में जाकर कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हो सकता है, तो ट्रिपल एच ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर वाली चीज उन्होंने अपना ली है। तो भाई ये मैच जब होगा तो बैंगर होंगी चीजें, बहुत मजा आएगा। और भाई मुझे तो गुंथर की सोच आ रही है भाई, एक ही टाइम पर उसने 2 गोल्डबर्ग से पंगा ले लिया, एक तो ब्रॉन ब्रेकर से, ऊपर से गोल्डबर्ग से, सीएम ज़ेन के साथ अलग चीजें चल रही, और ब्रॉक लेसनर भी आएंगे। तो भाई ये बंदा करना क्या चाहता है, वेल जो भी है देखेंगे क्या होगा। लेकिन भाई गोल्डबर्ग का रिटर्न हो गया भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ये चीज मैंने ट्रिपल एच के एरा में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मुझे नहीं लगा था कि भाई ट्रिपल एच जो है कभी भी गोल्डबर्ग को अपनी कंपनी में लेके आएगा, लेकिन भाई शायद ट्रिपल एच के पास थोड़ा सा दिमाग हो चुका है, या फिर ये द फाइनल बॉस का दिमाग है, वेल जो भी है। लेकिन अब गोल्डबर्ग वापस आ चुके, तो भाई वो मुझे काफी पर्सनली पसंद आया। वेल इस क्राउन जूल की भी एक हाइप पैकेज वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें 2 नवंबर को होने वाला है क्राउन जूल। हमारे यहाँ पर भी 2 नवंबर को होगा, और रात को उसके बाद भाई पूरी स्लेट दिखाई दी जाती है अगले कुछ इवेंट्स की जो PLE होने वाले हैं WWE, जिसमें भाई अगला तो क्राउन जूल होने वाला है, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स होगा, देन भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट रिटर्न कर रहा है, उसके बाद रॉयल रंबल होगा भाई, क्या ही मजा आएगा, रेसलमेनिया होगी, इसके बीच में भी कुछ इवेंट जरूर होंगे, उसके बाद समर स्लैम भाई अलग ही मजे हैं भाई। तो अगली स्लेट भाई काफी बेहतरीन होने वाली है, और इन सारे जो ये इवेंट्स है भाई वो बिग इवेंट्स होने वाले हैं, तो भाई बहुत मजा आएगा। वेल बाकी मेन इवेंट में भाई वही होता है, हम सब जानते हैं, द ब्लड लाइन वाला मैच, बैड ब्लड लाइन वर्सेस कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेटली एक वीडियो बना दी है, तुम जाकर वो देख सकते हो। उस पे व्यूज तो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आए, जिससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, इसलिए भाई ये वीडियो भी काफी लेट हो गई। वेल कोई बात नहीं, यहाँ पर जिमी ऊसो का रिटर्न हमें देखने को मिला। उसके बाद भाई रोमन रेंस और जिमी ऊसो ने तय किया कि वो कोडी रोड्स की मदद करेंगे, तो वहां पर उनकी मदद भी की। देन उसके बाद फाइनल बॉस द रॉक का रिटर्न हुआ। द रॉक ने काफी सारी
सारी स्टेटमेंट्स जारी की। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो भी कुछ हुआ है पिछले 6 महीनों में। तो भाई यहाँ से चीजें काफी अलग तरीके से जा रही हैं। द रॉक के साइंस को भाई जो द रॉक ने 1 2 3 बोला था तो वो तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उस चीज के ऊपर कहा था। लेकिन सोलो सिकोआ ने कहा कि भाई ये सब कुछ प्लान्ड है। और उसके अलावा भाई केविन ओवंस ने भाई कोडी रोड्स को फाइनली धोखा दे दिया भाई। बैक स्टेज में जब कोडी रोड्स इस मैच को जीत कर गए तो उसके बाद केविन ओवंस और कोडी रोड्स के बीच थोड़ी बहसबाजी हुई, बातें हुई। उसके बाद केविन ओवंस ने भाई बुरी तरीके से बजाया है कोडी रोड्स को। और भाई जब मैंने ये वीडियो देखी भाई मुझे बहुत मजा आया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया जब कोडी रोड्स पिटता है तो भाई मुझे बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों, शायद भाई मैं रॉक का फैन हूँ इसलिए। वेल जो भी है भाई, शायद केविन ओवंस को भाई रॉक नहीं कहा होगा कि जाके पीट किया उसका, देखो मैं तुझे सुपारी देता हूँ। वेल जो भी था भाई, लेकिन केविन ओवंस ने भाई फाइनली अटैक कर दिया कोडी रोड्स के ऊपर। और सोलो सिकोआ ने कहा है कि ये सब पार्ट है, प्लान है, सब कुछ है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। ये सब कुछ जो है एक प्लान का पार्ट है। तो भाई सोलो सिकोआ इससे क्या हिंट करना चाहते हैं वो भी देखने लायक बात होगी। लेकिन भाई ये सब कुछ हो रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा जी उसके बारे में। तो सोचो भाई पूरे बैड ब्लड में क्या चीज हुई। बैड ब्लड में ब्लड लाइन वाले सेगमेंट्स हुए, रेसलमेनिया 2.0 जैसा माहौल हुआ। लेकिन ये बंदा ऊपर बैठकर अपनी भाभी जी के साथ ईट कर रहा है भाई, ऊपर फोटोज वगैरह खींच रहा है, रील्स डाल रहा है, स्टोरीज लगा रहा है भाई। ये नहीं कि भाई अपने भाई की जाके मदद करे। मतलब कि सोचो भाई जो उसको क्या सोच रहा होगा कि हाँ ठीक है मेन इवेंट में मैच है बैड ब्लड और कोडी और रोमन रेंस का, तो देखता हूँ, मजे करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं चला जाऊंगा। तो भाई जब कोडी रोड्स वहां पर धराशायी हो गया, पूरी बैड ब्लड लाइन आकर रोमन रेंस को ही धोने लगी, तो उस वक्त सोचा होगा कि भाई जो उसे चला मैं जाता हूँ, मेरा मूवमेंट है। लेकिन वहां पर जिमी आ गया तो ठीक है अब जिमी संभालेगा, जे ने ऐसा सोचा होगा। उसके बाद भाई कोडी रोड्स पिटने लगा तो ठीक है मैं जाता हूँ बचाने, जे उसने ऐसा सोचा होगा। लेकिन वहां पर फिर रोमन रेंस और जिमी उसे नहीं बचा लिया, तो भाई ठीक है सब कुछ सेटल डाउन हो गया। उसके बाद सोचा कि चलो पार्टी ही ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वहां पर रॉक आ गया। उसके रॉक को देखकर भाई उल्टा भाग लिया होगा, जे उसे बोला कि अब नहीं जाने वाला मैं, रॉक का इतना बड़ा हाथ है मेरे मुंह पे छाप देगा, फावड़े जैसा हाथ है इसका। कुछ नहीं भाई थोड़ी सी बकवास कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग हिला हुआ है। वेल पूरा जो बैड ब्लड था भाई वो काफी बेहतरीन हुआ है। इतने सारे मेजर रिटर्न्स हमें देखने को मिले, वो भी बहुत मैसिव चीजें। और भाई इतनी सारी चीजें हो गई एक ही दिन में भाई, ये सब क्या हो रहा है मैं तो यही सोच रहा हूँ। मतलब एक ही दिन में इतना सब कुछ पलट गया WWE में। तो भाई दिमाग में काफी कुछ आ रहा है, काफी थ्योरीज हैं, काफी कुछ सवाल हैं, वो हमें समय के साथ पता चली जाएंगे। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम क्या सोच रहे हो इन सब चीजों के बारे में, मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारे एक्सपीरियंस बैड ब्लड को लेकर। और भाई बैड ब्लड तो भाई स्टार्टिंग में खत्म हो गया था, इसके बाद तो रेसलमेनिया 2.0 चल रहा था भाई। ये एंडिंग मोमेंट्स भाई अलग लेवल के। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।